जिनेंद्र, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने नक्षत्र पूर्णिमा के मास के नाम और अमावस के मास के समय के मास के अंत के नक्षत्र और पूर्णिमा के नक्षत्र, उसके ऊपर अब आज हम देखेंगे। कल हमने ये किया कि पूर्व द्वार के नक्षत्र कितने हैं। जैन आगम में अभिजीत से नक्षत्र शुरू होता है। अभिजीत, श्रवण, घनिष्ठा, सत्तारा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, 7 नक्षत्र पूर्व दिशा के कहे गए, मतलब पूर्व द्वार वाले हैं। अगर आपको जब भी ये समझना है कि चंद्र पूर्व द्वार में है या सूर्य पूर्व द्वार में है, तो क्रम से ये 7 नक्षत्र में से ही वो पास होगा। उसके बाद दक्षिण द्वार के भी नक्षत्र है, तो रेवती के बाद कंटिन्यू अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा और पुनर्वसु, ये 7 नक्षत्र दक्षिण द्वार के। इसके आगे पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, हस्त, चित्रा, ये 7 नक्षत्र पश्चिम द्वार के। और स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूढ़, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये 7 नक्षत्र उत्तर द्वार के। तो इस प्रकार से चारों दिशा से चारों द्वार में 7-7 नक्षत्र है। ठीक है, तो ये 7 नक्षत्र, एक चक्र के 7 नक्षत्र, दूसरे चक्र के, तो टोटल मिला के 28 नक्षत्र इस प्रकार से होंगे। अब हम आगे देखेंगे चंद्र के 7 मुहूर्त। इसमें से जो अभिजीत नक्षत्र है उसका, वो कल हमने देखा संख्यात्मक 4, और संख्यात्मक 4 67 बार होता है। सभी नक्षत्र से 27 नक्षत्र से चंद्र का 67 बार 4 होगा, लेकिन एक अभिजीत नक्षत्र है उससे सिर्फ 21 बार 4 होगा। ये संख्यात्मक भेद हुआ। तो अभिजीत में वो सिर्फ 21 बार जाएगा, मतलब 67 बार नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, जब अभिजीत से 28 नक्षत्र का पूरा चक्र शुरू होगा तो हर बार अभिजीत नक्षत्र में चंद्र नहीं जाएगा। समझ में आया? क्योंकि सभी नक्षत्र में तो उसको 67 बार जाना ही जाना है, लेकिन अभिजीत में तो उसको सिर्फ 21 बार जाना है, सिर्फ 21 बार। तो अभिजीत नक्षत्र में वो जब 21 ही बार जाएगा, तो हमको ये समझना है कि जब बाकी के नक्षत्र में वो घूम रहा है 67 बार, तब वो अभिजीत नक्षत्र में हर बार नहीं जा रहा। अगर आपको 67 बार 4 कराना हो, अभिजीत में भी चंद्र को 67 बार का ही 4 देखना हो, क्योंकि आप ये सोचो कि भाई बाकी के नक्षत्र में 67 बार थी, इसमें 67 बार जाए तो कितना मुहूर्त रहेगा। 21 बार जा रहा है तो 30 मुहूर्त रहेगा। 67 बार जा रहा है तो वो उसको डिवीजन करेंगे तो बराबर 9 मुहूर्त और 27 67 भाग, मतलब 9.5 मुहूर्त से भी थोड़ा कम। समझ में आया? उसका जो ताला मिल रहा है वो 9.5 मुहूर्त से भी 27 मुहूर्त आधा कम। उसके बाद 2 सत्तारा, 2 भरणी, 2 आद्रा, 2 आश्लेषा, 2 स्वाति, 2 ज्येष्ठा, ये जो 6 नक्षत्र है वो 15 मुहूर्त के हैं। सिर्फ 15 मुहूर्त ही चंद्र के साथ रहेंगे। 15 मुहूर्त यानी कि आज के 12 घंटे। तो ये आज शाम को लगेंगे, दूसरे दिन सुबह चंद्र से छूट जाएंगे। और सूर्य के साथ इसका रहना 6 दिन और 21 मुहूर्त। अब 6 दिन और 21 मुहूर्त है, मतलब ये हो गया कि ये 6.25 दिन है, तो 6.25 दिन तो गिना ही नहीं जाएगा, पूरा 7 ही गिनना पड़ेगा। या आप 6 गिनो या 7 गिनो। 6.25 है तो 7 गिनना ही पड़ेगा आपको। 7 दिन ये 6 नक्षत्र के साथ सूर्य रहेगा, और दोनों अभिजीत के साथ 4 अहोरात्र और 6 मुहूर्त, मतलब ये 4 अहोरात्र तक यहाँ रहेगा। अब 6 मुहूर्त को आपको उसके बाद वाले नक्षत्र में ले लेना है, ये जो 6 छोटे नक्षत्र उसमें गिन लेना है। ठीक है। उसके बाद है 2 श्रवण, 2 घनिष्ठा, 2 पूर्व भाद्रपद, 2 रेवती, 2 अश्वनी, 2 कृतिका, 2 मृगशीर्ष, 2 पुष्य, 2 मघा, 2 पूर्व फाल्गुनी, 2 हस्त, 2 चित्रा, 2 अनुराधा, 2 मूल और 2 पूर्वाषाढ़ा। ये टोटल आपके जो नक्षत्र हुए वो
दो दो गिना है, ऐसे 15 होते हैं, लेकिन डबल गिना है तो 30 नक्षत्र हुए, जो चंद्र के साथ 30 मुहूर्त यानी कि एक पूरा अहोरात्र तक रहेगा। और सूर्य के साथ ये 13 दिन और 12 मुहूर्त रहता है। ये भी 13.5 दिन तो हो ही गए, 13 दिन और 12 मुहूर्त आने से वो 13.5 दिन हो जाता है। और अब जो बाकी 6 नक्षत्र बचे, 2 उत्तर भाद्रपद, 2 रोहिणी, 2 पुनर्वसु, 2 उत्तरा फाल्गुनी, 2 विशाखा, 2 उत्तराषाढ़, ये 6 नक्षत्र के साथ ये 1.5 दिन तक रहेगा। कितने? 1.5 दिन तक। तो 1.5 दिन रहने के कारण अगर ये आज शाम को लग रहा है तो कल संध्या तक, और अगर कल आज रात को लग रहा है तो परसों सुबह तक, ऐसे ये 1.5 दिन तक रहेगा। ठीक है, आओ अब ये हर एक नक्षत्र में पूर्णिमा अमावस हो तो कौन सा महीना लगेगा? जैसे कि श्रावण महीना, उसको लोकोत्तर अभिनंदन कहा गया है। भादरवा महीना उसको लोकोत्तर मतलब आगम में सुप्रतिष्ठ कहा गया है। आसो महीना उसको आगम में विजय मास कहा गया है। कार्तक महीना उसको आगम में प्रीतिवर्धन कहा गया है। मागसर महीना उसको आगम में श्रेयांस मास कहा गया है। पोष महीना जिसको आगम में शिव मास कहा गया है। महा महीना जिसको आगम में शिशिर मास कहा गया है। फागुन महीना जिसको आगम में हेमंत मास कहा गया है। चैत्र महीना जिसको आगम में वसंत मास कहा गया, और वैशाख महीना जिसको आगम में कुसुम संभव कहा गया है। फिर जेठ महीना जिसको आगम में निदाध मास कहा गया है, और आषाढ़ मास जिसको आगम में वन विरोह कहा गया है। अब सारे नक्षत्र के पिक्चर्स हैं, आपको यहां दिख रहा है, देखो। अब हम नक्षत्र के तारों की बात करेंगे। आपको यहाँ ये तारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अभिजीत नक्षत्र वो 3 तारों से बना हुआ है। उसको गोतीर शीर्ष कहा गया है क्योंकि उसका बिल्कुल चेहरा 3 तारों के आकार के हिसाब से गाय का चेहरा दिख रहा है। देखो, आपको गाय का माथा दिखेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र भी 3 ही तारों से है, ऊपर 1 2 नीचे, तो ये बिल्कुल कावड़ यानी कि तराजू का आकार बन रहा है। फिर घनिष्ठा नक्षत्र के 5 तारे, ये पिंजरे का आकार बना रहा है 5 तारों से। आओ, उसके बाद सत्तारा नक्षत्र जो 100 नक्षत्रों से बना हुआ है, फूलों की छाप कही जाती है। 100 नक्षत्र अगर एक छाप में पड़े हो तो बिल्कुल इस आकार के बन जाएंगे। उसके बाद पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ये दोनों का कंजक्शन होता है, जुड़ा हुआ होता है। आपको यहाँ भी अर्धवाव दिख रही है, यहाँ भी अर्धवाव दिख रही है। आधी वाव में ये पूर्व भाद्रपद में ऊपर के 2 तारे हैं और उत्तर भाद्रपद में नीचे के 2 तारे हैं। बराबर आकार दिख रहा है आपको? हाँ। उसके बाद है रेवती नक्षत्र जो 32 तारों से बना हुआ है, 32, और ये एक नाव का आकार बना रहा है, होड़ी। 32 तारों की होड़ी हो तो ये नाव हो, तो इतनी बड़ी नाव, 32 तारे कोई छोटी जगह नहीं है। बराबर, एक से एक तारे दूरी में तो बहुत दूर दूर होते हैं आकाश में, तो ये बहुत बड़ी नाव हो गई रेवती नक्षत्र। फिर आता है ये अश्वनी जो अश्वस्कंद है, घोड़े का सिर। तो यहाँ 3 तारे हैं, 1 2 3 ऐसे एक लाइन में जा रहे हैं। एक से दूसरा नीचे उतरेगा, नीचे उससे तीसरा और नीचे उतरेगा। तो इस प्रकार से 3 तारे अश्वनी नक्षत्र के होंगे। तो ये हुआ अश्वनी नक्षत्र के 3 तारे, 1 2 और 3। अब आओ आगे भरणी नक्षत्र के 3 तारे। भरणी नक्षत्र को योनि कहा गया है क्योंकि उसका आकार बिल्कुल योनि की तरह। आप देखो यहाँ पे योनि दिख रही है आपको, ऐसे बराबर ट्रायंगल हो रहा है और ये योनि का आकार है, इसलिए इसको भग यानी कि योनि कहा गया है। ये 3 तारों से बनी हुई है, ये उल्टा त्रिकोण है। उसके बाद आ रहा है कृतिका नक्षत्र जो थैला है, थैले जैसा, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 6 नक्षत्र से ये थैला बना हुआ है, बैग। उसके बाद है रोहिणी नक्षत्र, 5 नक्षत्र का ये है, और गाड़ा की धूसरी होती है ना, जैसे गाड़े के पीछे लगा हुआ हो, बैठो गाड़े में, सुपड़े जैसा, सुपड़ा भी ऐसा ही होता है ना। तो ये 5 तारों से बना है रोहिणी नक्षत्र। फिर मृगशीर नक्षत्र में जैसे अश्वनी में ऊपर से नीचे उतर रहा था,
या नीचे से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है? मृगशीर नक्षत्र में तारे नीचे से ऊपर जाएंगे, 3 तारों का ये मृगशीर नक्षत्र। उसके बाद आओ आर्द्रा, एक ही तारा है और एक ही तारा है इसलिए उसको खून की बूंद बोला गया है। आर्द्रा नक्षत्र क्रूर नक्षत्र है और एक ही बूंद पड़ी हुई है ऐसी, तो ऐसा लग रहा है ये जैसे कोई खून की बूंद पड़ी। फिर है पुनर्वसु नक्षत्र जो तराजू बनाता है, 5 बराबर 5 तारे हैं, तो ये बड़ा तराजू बन रहा है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र जिसको वर्धमान बोला जाता है, तो ये एक बाउल की तरह है जो 3 तारे से बना हुआ है। देखो आपको यहां दिखेगा वर्धमान। आओ उसके बाद है आश्लेषा नक्षत्र जो बराबर 6 तारों से बना है। ये ऊपर 3 और नीचे 3, 6 तारा, और ये ध्वजा का आकार बना रहा है। फिर है मघा, 7 तारों का है। देखो यहाँ पे 4 है छोटे छोटे और ये 3 बड़े, टोटल 7 तारा। जिस तरीके से ये बैठा हुआ है एक बड़ा सा किला दिख रहा है, किला, तो इसका आकार होगा किला। अब पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, ये भी दोनों कंजक्शन में आएंगे। आपको यहाँ दिख रहा है, देखो 2 पूर्वा फाल्गुनी और 2 उत्तरा फाल्गुनी, ये चारों मिलके एक बड़ा पलंग बना रहे, पलंग, बेड, 2 इस तरफ और 2 सामने की तरफ, तो ये चारों मिलके एक बड़ा पलंग बना रहे। तो उत्तरा फाल्गुनी आधा पलंग, पूर्वा फाल्गुनी भी आधा पलंग। आओ अब आओ हस्त नक्षत्र। हस्त का मतलब ही हथेली होता है और 4 उंगली के 4 तारे और 5वां अंगूठा। अब देखो यहाँ पे 5 जैसे हथेली ही आकृति बनाएंगे, उस हिसाब से ऊपर की तरफ से चौड़ाई से हथेली बनी हुई है। फिर है चित्रा नक्षत्र, एक ही तारा है मगर ये जूही का फूल बताया गया है। वो भी एक तारा ही था आर्द्रा, लेकिन वो खून की बूंद बोला था क्योंकि वो क्रूर था, जबकि चित्रा नक्षत्र क्रूर नहीं है इसलिए उसको जूही का फूल बताया गया है। उसके बाद एक और तारा है स्वाति, ये राहु का नक्षत्र है इसलिए उसको अच्छा आकार नहीं बताया, उसको कील बताया, खिली या खिला। ठीक है, जैसे खिला कहीं ठोक दिया जाए तो बिल्कुल ऐसा होगा। फिर है विशाखा नक्षत्र, 5 तारों से दामनी। दामनी आपको पता होगा माथे पे अंबोड़े में लगाते हैं, मालूम है? पहले के जमाने में अंबोड़े में लगाते थे। तो ये हुई दामनी जो 4 तारों से 5 तारों से बनी हुई है। उसके बाद है 4 तारों से एकावली हार। जिस प्रकार से ये 4 तारे बैठे हैं, हार, गले में हार दिख रहा है ना। उसके बाद है हाथी दांत। हाथी के दांत देखो, ज्येष्ठा के भी 3 तारे हैं लेकिन ये बिल्कुल हाथी दांत जैसा बना रहा है। फिर है मूल नक्षत्र, बिच्छू। अब यहां आपको बहुत अच्छे से समझना है। मूल नक्षत्र में आपको यहाँ दिखेगा बिच्छू के आगे में 3 तारे और फिर उसका पूरा ऐसा शरीर जा रहा और पीछे में उसकी पूंछ। इस प्रकार से ये मूल नक्षत्र दिखाता है। उसके बाद है पूर्वाषाढ़। अब ऐसे देखोगे ना तो ये ज्येष्ठा के 3 तारे और मूल के पीछे के तारे आकाश में जुड़े हुए दिखेंगे। ज्येष्ठा मूली, इसलिए उसका नाम ज्येष्ठा मूली है। समझ में आई बात? देखो मैं फिर से बता रही हूं, देखो ये ज्येष्ठा के 3 तारे, आगे देखो यहां भी वही 3 तारे हैं, है ना? हाँ, ये 1 2 3 तारे, ये ज्येष्ठा है, पूरा बिच्छू का आकार बन रहा है वो। और यहां से जो लाइन शुरू हुई उसके बॉडी की और पीछे तक जो लास्ट तारा एंड में जाएगा, ये हुआ मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र बिच्छू की पूंछ पे आ रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों ज्येष्ठा मूली, शास्त्र में इसका नाम ज्येष्ठा मूली, क्योंकि यहां से ये ज्येष्ठा से मूल नक्षत्र दोनों जुड़ के बिच्छू बना रहे, इसलिए इसका नाम ज्येष्ठा मूली है। आगे आओ हस्ती की चाल, पूर्वाषाढ़। देखो यहाँ 4 हाथी की चाल के 4 यहां भी 4 तारे
उत्तराषाढ़ा, इसके भी 4 तारे, पर ये बैठा हुआ सिंह दिख रहा है, चारों तारे अलग अलग है, देखो दिखा। इससे पहले पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा उत्तरा का जो भी आया था वो जंक्शन था, जुड़ा हुआ दोनों, लेकिन ये जुड़ा हुआ नहीं है। ये है एक हाथी की चाल और ये बैठा हुआ सिंह, दोनों की आकृति अलग हो गई और आपके सारे नक्षत्र खत्म हो गए। समझ में आ गया? हाँ, आओ अब ये पूरे, ये जो हमने देखा उसका कोष्टक बना हुआ है, जैसे कि पूर्व, भाद्रपद आदि 6 नक्षत्र पूर्व भागी है, समक्षेत्री है 30 मुहूर्त के। समझ में आया? कुछ नक्षत्र समक्षेत्री है, मतलब कि 30 मुहूर्त के जो एक अहोरात्र रहेंगे, लेकिन पूर्व भागी है। पूर्व भागी मतलब पूर्व से, आगे से चंद्र उसका भोग करेगा। देखो हर एक नक्षत्र का अलग अलग संचरण रहेगा, चंद्र हर एक नक्षत्र में अलग अलग तरीके से बाहर आएगा और जाएगा। वो मैं आपको 1 मिनट बता रही हूँ, रुको। उसका भी फोटो है, मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। देखो मान लो कि ये चंद्र घूम रहा है, चंद्र अपने मंडल में घूम रहा है ऐसे, और ये है नक्षत्र मंडल, देखो आपके सामने, बराबर। तो ये नक्षत्र मंडल, ये नीचे के फ्लोर पे है, और चंद्र का मंडल ऊपर के फ्लोर पे, ऐसे समझ लो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। अब आपको देखो जो 4 तारे दिख रहे हैं ना, यहाँ भी दिख रहे हैं ना, इसमें भी देखो ये 4 तारे हैं। ये पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा जो अभी हमने देखा वो, उसके बाद देखो ये मूल नक्षत्र, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, ज्येष्ठा, 3 तारों वाला ज्येष्ठा दिख रहा है आपको? और उसके बाद ये 3 तारा ज्येष्ठा है, दिख रहा है? 1 2 3 ज्येष्ठा लिखा हुआ है बाजू में। उसके बाद ये मूल नक्षत्र, फिर ये आया विशाखा नक्षत्र, ये स्वाति नक्षत्र जिसका 1 ही तारा था, ये हस्त नक्षत्र उसका 5 तारा था। दिख रहा है ना आपको सब अभी? देखा। हाँ। तो अब आपको यहाँ ये समझना है कि जब भी चंद्र ये नक्षत्र के नीचे आएगा, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा के नीचे, तब सूर्य की स्थिति के हिसाब से वो सूर्य से जितना दूर होगा वो तिथि लगेगी। समझ में आया? मान लो कि आज आषाढ़ी पूनम है तो उत्तराषाढ़ा में चंद्र होगा, और चंद्र उत्तराषाढ़ा में होगा आषाढ़ी पूनम के दिन, तो सूर्य कहाँ होगा? आओ बताती हूं मैं। देखो ये उत्तराषाढ़ा, यहां अगर चंद्र होगा ना तो सूर्य यहां पे होगा पुष्य में। कहां होगा? यहां होगा पुष्य में, सूर्य होगा पुष्य में और चंद्र होगा उत्तराषाढ़ा में। बोलो एक दूसरे से पूर्णिमा हुई? हाँ या ना? चलो, तो जब यहाँ पे उत्तराषाढ़ा में चंद्र है, उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा में चंद्र है और पूर्णिमा के दिन सूर्य पुष्य में मिलेगा। હવે અહીંયા સમજો, જો અહીંયાથી અહીંયા સુધીમાં જો બરાબર પૂર્ણિમા થઈ, તમને જો આકાશમાં આવી રીતે તમે રીતસરનું જમીન ઉપરથી જોઈ શકો છો ને? જો આપણે માની લો કે આપણે અહીંયા બરાબર વચમાં છીએ, તો આ છેડે પૂર્વ તો આ છેડે પશ્ચિમ આવ્યું કે નહીં? હા, આ પૂર્વની ક્ષિતિજ થશે, પશ્ચિમની ક્ષિતિજ થશે। પૂનમે એક ટાઈમે પૂર્ણિમાએ સાંજે 6 વાગે સૂર્ય ઉગે ત્યારે સૂર્ય આથમે ત્યારે ચંદ્ર ઉગે છે, હા કે ના?
જ્યારે સૂર્ય ઉગે ત્યારે ચંદ્ર આથમે છે, બરાબર ને? चलो, और अगर जब भी मान लो कि चंद्र यहाँ पे पुष्य में है, चंद्र पुष्य में है और सूर्य अभिजीत में, आप देखो ये पूरा उल्टा होगा। चंद्र अगर पुष्य में है और सूर्य अभिजीत में है तो ये पोष महीने की पूनम होगी। आओ समझो, ये पोष की पूर्णिमा हो जाएगी। यहाँ पे आपका सूर्य है और बराबर ये आधे में, आधे नक्षत्र पट में अगर चंद्र है तो ये पोष की पूर्णिमा हो गई, यहां से लेके यहां। क्योंकि ये आपको ये 2 क्षितिज दिखेगी। देखो हमेशा ये नक्षत्र पट ना बिल्कुल ऐसे उतरता हुआ चंद्र और सूर्य का मार्ग दिख रहा है। आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है रोज आकाश में। સૂર્ય ઉગે છે ને તો હું રોજ સવારે ત્યાં બેસું ખુરશી ઉપર એટલે કે આટલું જાય દેખાય તું મને કોરોના ટાઈમે ના એ જુદું છે, એ મેટર નથી અહીંયા। આ મેટર એ નથી, હું તમને સમજાવું છું, સાંભળો। आप अगर शाम के टाइम पे पूर्णिमा के जैसे अभी के टाइम पे शाम को 6 बजे देखोगे तो सूर्य अस्त होगा ना, तब दूसरे क्षितिज से चंद्र उदित होगा। एक क्षितिज से सूर्य अस्त हो रहा है तो दूसरे क्षितिज से चंद्र उदित हो रहा है। देखो आप यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, ये कर्सर घूम रहा है उधर। ये हमारे लिए अगर पूर्व क्षितिज से आप यहाँ चंद्र उदित हो रहा है और यहाँ पे अभिजीत में सूर्य अस्त हो रहा है कि नहीं? बराबर यही स्थिति दिख रही है, आप देखो। और इसी को पोष महीने की पूनम कहेंगे। तो जो नक्षत्र में चंद्र है, पूर्णिमांत नक्षत्र वही है, उसको कुल संज्ञक बोला गया है। नक्षत्र को कुल संज्ञक बोला गया है क्योंकि कुल संज्ञक में ही ज्यादातर पूर्णिमाएं आएगी और उसी नाम से, वो नक्षत्र के नाम से ही वो महीना जाना जाएगा। पुष्य में चंद्र है तो वो पोष महीने की पूनम हुई, बराबर। अगर उत्तरा फाल्गुनी में चंद्र है तो वो फागण महीना की पूनम होगी। चित्रा नक्षत्र में चंद्र है तो वो चैत्र महीने की पूनम होगी। समझ में आ रहा है? जैसे ये आपके सामने अभी भरत क्षेत्र का नक्षत्र पट है, वैसे ही एक और नक्षत्र पट देखो, ये ऐरावत क्षेत्र का नक्षत्र पट। तो इस प्रकार से जब भी भरत में जब अभिजीत में सूर्य और पुष्य में चंद्र है और पोष महीना है, बराबर यहाँ भी दूसरा सूर्य अभिजीत में है और यहाँ पोष में पुष्य में चंद्र है। तो दोनों नक्षत्र पट में एक साथ एक ही समय पे दोनों ग्रह आएंगे और पोष की पूनम करेंगे। तो ऐसे पोष की पूनम दोनों सूर्य और दोनों चंद्र से होगी। और जब भी पोष में चंद्र है और पूर्णिमा होगी तो वो पोष की ही पूनम होगी। ये नियम है, ठीक है। चलो आओ, देखो ये है सर्व अभ्यंतर मंडल और ये है सर्व बाह्य मंडल। यहाँ आपको दिख रहा है सर्व अभ्यंतर मंडल और सर्व बाह्य मंडल। ये सर्व अंदर का मंडल मांडला है वो अभ्यंतर मंडल है और बाहर का जो बड़ा मांडला है वो है सर्व बाह्य मंडल, ठीक है। तो अभी अभी आपने जो जाना उसको हम यहाँ देखेंगे कि आषाढ़ी पूनम, जब आषाढ़ महीने में सूर्य पुष्य नक्षत्र में हो और चंद्र अभिजीत में हो, आषाढ़ महीने में जब सूर्य पुष्य में हो चंद्र अभिजीत में हो तभी आषाढ़ी पूनम होती है। तो ये देखो आपको यहाँ मांडला भी दिखेगा, देखो ये पहला मांडला है, दूसरा मांडला है, तीसरा। हर एक नक्षत्र एक एक मंडल पे डिवीजन में बैठे हुए हैं, डिवीजन होके। और जब आषाढ़ी पूनम होगी तब दिन सबसे बड़ा होगा। दिन बड़ा होता है रात
छोटी होती है। तो आषाढ़ी पूनम में जब सूर्य पुष्य नक्षत्र में है और दिन बड़ा है, तो बड़ा होने का कारण यही है कि अंदर का जो मांडला है उसमें सूर्य है। आओ, ये अंदर का मांडला है, देखो। अब अगर अंदर के मांडले में सूर्य है, मतलब ये हुआ कि अंदर का मांडला एरिया छोटा है, इसीलिए सूर्य अस्त होने से पहले ही दूसरा सूर्य जल्दी से उदित हो जाएगा। देखो, सूर्य की गति धीमी होगी, बराबर। सूर्य की गति धीमी होगी और धीरे धीरे सूर्य खिसकेगा, तो ये दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी। एक सूर्य अस्त होने से पहले ही दूसरा सूर्य उदित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे दिन बड़े होते हैं। तो ये आषाढ़ी पूनम होने का कारण, और अगर सूर्य पुष्य नक्षत्र में अंदर के मांडले में है, ये कारण है, तो उसका असर ये होगा कि जब सूर्य का प्रकाश जब बाहर फेंकेगा तो दिन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये मांडला छोटा है। मांडला छोटा है इसलिए सूर्य धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब दिन बड़ा हो जाएगा, बराबर, क्योंकि मांडला छोटा है। तो ये होता है। और अगर उससे उल्टा देखोगे आप, तो ये देखो, यहाँ 3 भाग में प्रकाश और 2 भाग में अंधेरा है। 3 भाग में प्रकाश, 2 भाग में अंधेरा, मतलब कि अंधेरा का भाग कम है, दिन का भाग उजाले का ज्यादा है। तो जब 2 भाग में प्रकाश हो और 3 भाग में अंधेरा हो, तो अंधेरा ज्यादा हो गया, और 2 भाग में अंधेरा हो और 3 भाग में प्रकाश हो तो प्रकाश ज्यादा हो गया। तो ये ज्यादा प्रकाश आषाढ़ी पूनम के दिन होगा। ऐसे ही यहाँ आओ, देखो, 3 भाग में अंधेरा है, 2 भाग में प्रकाश। यहाँ 3 भाग में अंधेरा, 2 भाग में प्रकाश। क्यों? क्योंकि उस वक्त सूर्य बाहर के मंडले में, और बाहर का मांडला बड़ा है, सूर्य जल्दी घूम जाता है, जल्दी निकल जाता है, मतलब दिन छोटा हो गया, सूर्योदय से सूर्यास्त जल्दी हो गया, और जल्दी हो गया तो दिन छोटा हो गया और रात लंबी हो गई, क्योंकि उसको तो 24 घंटे में ही वापस आना है। तो धीरे 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 रात लंबी हो जाएगी, 24 घंटा तो उसको खत्म करना ही पड़ेगा। तो ये कब होगा? जब सूर्य सर्वबाह्य मंडल में होगा, क्योंकि बाहर का मांडला का एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा इसलिए सूर्य फास्ट चलेगा। फास्ट चलेगा तो जाहिर है ना, सूर्योदय सूर्यास्त जल्दी होगा। सूर्य फास्ट चलता है तो सूर्योदय भी जल्दी होगा और सूर्यास्त भी जल्दी होगा, बराबर। आओ ना, ये નથી। हाँ हाँ, तो તમે તમારો એપિસોડ પૂરો कर दो ને, कई वांधो नहीं। हाँ हाँ। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 भाग में प्रकाश, 2 भाग में अंधेरा। तो 3 भाग में प्रकाश और 2 भाग में अंधेरा तब होगा जब सूर्य अंदर के मांडले में होगा, क्योंकि अंदर के मांडले में सूर्य धीरे चलता है। धीरे चलता है मतलब रोज से धीरे चलेगा तो दिन लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ दिन लंबा हो जाता है। तो दिन अगर जब लंबा होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, नोट की हुआ है, देखो, आओ ये पढ़ो आप। यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा, जब दिन लंबा हो तो 94,526 योजन, योजन, अरे सॉरी, 94,000, हाँ 526 योजन पहले मंडल पे, और लास्ट अंतिम मंडल पे 94,594। तो 594 अंतिम मंडल में उसका प्रकाश हो जाता है। तो 3 भाग में जब प्रकाश 95,494, तो ये कम से कम 1,000 से ज्यादा बढ़ गया अंदर के मंडल और बाहर के मंडल। लेकिन सूर्य बाहर है तो 95,000 का प्रकाश है, समझ में आया? तो 95,000 प्रकाश बाहर के मांडले में है और 94,000 प्रकाश जम्बू द्वीप पे है। लेकिन उस वक्त मेरू के पास कितना प्रकाश है? तो देखो 9,486, खाली कितना कम, समझ में आ रहा है? 94,000 के मुकाबले 9,400 सीधा 10वां भाग हो गया। हाँ, तो ये 10वां भाग होने के कारण अब आप धीरे धीरे समझोगे। देखो,
अब यहाँ सिर्फ 10वां भाग है प्रकाश और बाहर पूरा 10 गुना ज्यादा है, तो आपका जो दिन है, अब समझो, तो बाहर का एक दिन अंदर के 10 दिन के बराबर हुआ कि नहीं? हाँ। आपका बाहर का एक ही दिन, एक अहोरात्र, एक सूर्योदय सूर्यास्त, तो अंदर तो 10 गुना हो गया ना, वो 10 दिन हो गए ना, एक दिन 10 दिन के बराबर। तो आपका बाहर का एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम अंदर का कितना होगा? अंदर का, बाहर का एक कोड़ा कोड़ी, तो अंदर का 10 गुना करो, 10 कोड़ा कोड़ी होगा कि नहीं? बाहर का आपका एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का समय हो तो अंदर में 10 कोड़ा कोड़ी होगा कि नहीं? 10 गुना 10 कोड़ा कोड़ी बोला जाएगा ना एक वर्ष को। देखो, अंदर के एक वर्ष को, बाहर का जो एक वर्ष है, अंदर का भी एक वर्ष तो होगा नहीं ना, कम से कम ये खाली 9486 ही है प्रकाश। तो अगर आप सोचो 94,526 को अगर आप एक दिन बोल सकते हो, तो 9486 को तो एक दिन तो बोल नहीं पाओगे ना। नहीं। वो 10 गुना करोगे तब एक दिन होगा ना। हाँ। तो आप अंदर के 10 दिन इकट्ठे करोगे तब बाहर का एक दिन होगा। बोलो हाँ या ना? अंदर के 10 दिन बराबर बाहर का एक दिन हुआ, तो अंदर के 10 कोड़ा कोड़ी के बराबर बाहर का एक कोड़ा कोड़ी। समझ में आया अभी ये बात? हाँ, अब हम अगला टॉपिक करेंगे। 1830 दिन अहोरात्र का एक युग होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए, एक युग के अहोरात्र 1830। तो सूर्य, उसमें सूर्य के भी 1830, नक्षत्र से भी 1830, चंद्र से भी 1830, ऋतु से भी 1830 और अभिवर्धित संवत्सर से भी 1830। एक युग के दिन तो सबके एक जैसे ही होते हैं। आओ, एक युग के मास अलग अलग हो जाएंगे। दिन सबके एक जितने हुए, लेकिन ये दिन में से मास सबके अलग अलग बनेंगे। जैसे कि सूर्य है, सूर्य के मास हुए 60 महीने। कितने? 60 मास। उसके बाद नक्षत्र के है वो है 67 मास, चंद्र के है वो है 62 महीने, ऋतु के है 61 महीने और अभिवर्धित के है 57 महीने, 7 दिन और 11, 23, 62 मुहूर्त। तो ये अलग अलग 1830 दिन के जो 5 वर्ष का संवत्सर है, वो संवत्सर तो सबके एक हो जाएंगे, लेकिन मास सबके एक नहीं हो रहे। मतलब ये हुआ कि सूर्य 60 महीने ले रहा है, तो नक्षत्र 67 महीना ले रहा है, तो चंद्र 62 महीना ले रहा है। मतलब सब एक साथ में एक ही जगह पे वापस नहीं आ रहा है। समझ में आया? सूर्य 5 महीना आगे निकल गया है, नक्षत्र 7 महीना आगे निकल गया है और चंद्र 2 महीना आगे निकल गया है और ऋतु संवत्सर 1 महीना आगे निकल चुका है और सामने उसके बदले में अभिजीत संवत्सर तो और 3 महीना पीछे। तो सब एक साथ शुरू तो हुए लेकिन एक साथ खत्म नहीं हो पाया। तो 1830 दिन यानी कि 5 वर्ष के एक युग में ये लोग कभी भी एक जगह जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे वापस नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ को खास ध्यान देना है। लेकिन अब 5 वर्ष का हिसाब हम पूरा करेंगे। सूर्य के 60 महीने हैं, तो एक महीने के अगर 1830 को 60 से भागोगे तो एक महीने के 30 दिन और आधा 30.5 दिन मिलेंगे। संवत्सर के महीने 12 होंगे और संवत्सर की रात्रि 366 होगी। 366 क्योंकि 30.5 दिन है तो 12 महीने के 30 के हिसाब से तो 360 हो गए और आधा दिन और 12 तो वो भी 6 दिन और, तो 366 दिन हो गए। अब उसके बाद नक्षत्र की बारी है। नक्षत्र के 67 महीने हैं, तो 1830 को अगर 67 से आप भागोगे तो 27 दिन पूरे हुए, एक महीने के 27 दिन। लेकिन खाली 27 दिन नहीं हो रहे हैं, ऊपर से 21 67 ज्यादा बचा। मतलब 28वें दिन का 21 भाग, आधे से कम भाग और उसको चाहिए। ठीक है,
तो ये भी 62 महीने का ही प्रमाण है। और अरे 12 महीना ही गिना जाता है, 62 नहीं, 12 ही महीना उसके भी गिने जाएंगे। और उसके अहोरात्र होंगे 327 ही अहोरात्र, और 51 60वां भाग, मतलब 328वां दिन पूरा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बाकी रहेगा। इतना होगा नक्षत्र संवत्सर का प्रमाण। अब चंद्र संवत्सर की बात करेंगे। 1830 दिन में चंद्र के 62 महीने जाते हैं, 62 महीने। 60 महीना तो 12 महीना नॉर्मल, और 2 महीना जो ज्यादा हुआ है उसको अधिक महीना गिना है, अधिक महीना। और अधिक महीना करके 5 वर्ष के युग में चंद्र की गति को पूरा कर दिया है, ठीक है। आओ अब 1 महीने के दिन कितने हुए उसके, अगर उसको 62 से भागोगे, क्योंकि 62 पूर्णिमा और 62 अमावस तो हो ही रही है, ध्यान दो, 62 पूनम और 62 अमावस हो रही है। चंद्र का महीना कैसे देखा जाएगा, तो कितनी पूर्णिमा हुई, कितनी अमावस पूरी हुई, उस पे चंद्रमास खत्म होगा। तो 1830 दिन में 62 पूनम 62 अमावस खत्म हुई, तो 62 महीने खत्म हो गए। तो उसको 62 से जब भागोगे तो 1 महीने के दिन निकलेंगे 29 दिन और 32 62 ज्यादा भाग, मतलब कि 29.5 दिन से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, 29.5 दिन से थोड़ा ज्यादा। और उसका महीने भी 12 ही रहेंगे साल में, लेकिन जो दिन थोड़ा ज्यादा हुआ है ना, 1 महीने में थोड़ा ज्यादा दिन हुआ, तो उससे गड़बड़ ये हो गई कि 12 महीने में भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा करके आप देखोगे यहाँ पे 354 दिन, और ऊपर से थोड़ा ज्यादा एक और दिन। समझ में आया? सूर्य एक ही है जो 366 में खत्म हो रहा है, ना नक्षत्र महीना खत्म हो रहा है साल, ना ही चंद्र साल खत्म हो रहा है। तो 62 भाग, 5वां भाग ज्यादा हो गया है। 354 दिन ऊपर से 355, एक दिन के 5वां भाग जितना समय ज्यादा हुआ। अब उसके बाद है ऋतु संवत्सर, 1830 दिन का है, 61 ऋतु मास है, और 61 महीने हैं उसके, और एक मास के अहोरात्र है 30, और महीने हैं 12, तो टोटल क्या होगा उसका 360 दिन। वो 360 दिन में खत्म हो जाएगा। अभिवर्धित संवत्सर है वो है 1830 दिन के 5 वर्ष में 57 महीने और 7 दिन, और ऊपर से 11 जितना मुहूर्त। और तो ये मास के अहोरात्र हुए 31 अहोरात्र ऑलरेडी हो गए, ऊपर से लगभग 32 अहोरात्र खत्म, 32 जितना अहोरात्र। ये महीने में अहोरात्र 32 जितने हो जाते 1 महीने के। और संवत्सर महीना है 12 महीना, तो और उसके अहोरात्र हो गए 883। अब देखो 883 अहोरात्र, मतलब सूर्य के अहोरात्र से भी ज्यादा हो गए, 44 62 भाग, मतलब 884 में कुछ कम, ठीक है। तो ये हुआ आपका नाप। आप देखोगे यहाँ पे साल के बाद सूर्य संवत्सर 366 हो रहा है, लेकिन सूर्य संवत्सर तक बाकी के एक भी नहीं पहुंच पाया है। 5 वर्ष के बाद अभिवर्धित उसको आगे निकल गया, मतलब सबसे ज्यादा अभिवर्धित हो गया अधिक महीना वाला, और वहां के 1 साल तक बाकी का कोई नहीं पहुंच पाया। आपको ये चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये सारी चीज को समझना पड़ेगा। इससे एक बात ये साबित हो रही है कि 5 वर्ष के युग में जहां से ये 5 वर्ष शुरू हुए हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये तीनों जहां से शुरू हुए हैं वो तीनों को खत्म 5 साल के बाद अलग अलग जगह पे खत्म हो रहा है, उसी जगह पे अभी तक वो वापस नहीं पहुंचे हैं। तो जब तक अपनी मूल जगह पे सब साथ में वापस नहीं पहुंचे, तब तक इसका एक राउंड खत्म नहीं माना जाएगा। बराबर दौड़ में भी ऐसा ही होता है, सब लोग साथ में, आप 10 राउंड दौड़ाओ तो कोई 8 राउंड में पूरा कर लेगा, कोई 9 राउंड में पूरा कर लेगा, लेकिन वापस 10 राउंड में सबके सब ये एक ही जगह पे खत्म हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको तो बहुत समय लगेगा कि चाहे 8 राउंड वाला ज्यादा भागा हो, चाहे ये ज्यादा भागा हो, लेकिन सबके सब एक साथ पहुंचे, वो समय तो बहुत सालों के बाद ही आता है ना, इसलिए वो अभी नहीं आएगा, ठीक है, वो बहुत सालों के बाद आता है।
बराबर। तो अब आपने ये जो महीना देखा उसमें मैं वापस आ रही हूँ। चंद्र संवत्सर है 12 महीने का, 29.5 दिन का एक महीना है, 24 पक्ष है उसमें, साल में 24 पक्ष आएंगे और 354 दिन के ऊपर थोड़ा समय और जाएगा। दूसरा जो चंद्र संवत्सर है 5 वर्ष का एक युग है, वह पांचों में लिया गया है खाली चंद्र संवत्सर ही। दूसरा भी जो चंद्र संवत्सर है वो भी 12 महीने का है, 29.5 दिन है, उसमें 24 पक्ष है, लेकिन उसको 354 दिन से कुछ अधिक दिन उसमें भी हुए हैं। अब तीसरा जो अभिवर्धित है वो 13 महीने का हुआ, 29.5 दिन का ये महीना है, क्योंकि है तो चंद्र संवत्सरी, तो एक महीना तो 29.5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, पर उसमें 26 पर्व आएंगे, क्योंकि 13 महीना है तो पर्व 2 बढ़ जाएंगे। कितने? 2 पर्व और बढ़ जाएंगे, 13 महीने का उसका गिनती है, बराबर। और 26 पर्व हो गए तो साल के दिन भी बढ़ गए 383, लगभग 384 में थोड़ा कम। फिर पांचवा अभिवर्धित महीना है, वो भी चौथा संवत्सर चंद्र संवत्सर है, वो भी 12 महीने का है और 29.5 दिन है, 24 पर्व है, 354 दिन से थोड़ा ज्यादा दिन उसका होगा। और पांचवा फिर से अभिवर्धित महीना 13 महीने का हो गया, यहाँ अधिक महीना फिर से आएगा 29.5 दिन का, लेकिन पर्व हो जाएंगे 26, क्योंकि महीना 13 है, और टोटल हो गया 384 में कुछ कम, बराबर। तो अब ये सबका पांचों का टोटल मिला के 1830 दिन होता है, और ये 1830 दिन में 124 पक्ष होता है और 62 चंद्रमास होता है। तो ये पांचों चंद्र संवत्सर में 62 चंद्रमास हुआ, तो 2 महीना अधिक हुआ, और इस हिसाब से पंचांग बनता है। समझ में आ गया? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा पंचांग कैसे बनता है। तो पंचांग में ये चंद्र युग संवत्सर को लिया जाता है। किसको? सिर्फ चंद्र युग संवत्सर को लिया जाता है। आओ, चंद्र संवत्सर 5 चंद्र संवत्सर लिए जाएंगे। और 5 चंद्र संवत्सर का ही महत्व क्यों है? क्योंकि चंद्र संवत्सर से ही पूर्णिमा और अमावस होगी, और चंद्र संवत्सर के हिसाब से ही ये अमावस्या और पूर्णिमा को लेकर 62 महीने का, 5 वर्ष में 62 महीने का पंचांग बनेगा। और 62 महीना आया है, महीने तो 12 ही है, 12 से तो ज्यादा महीना है नहीं। तो जो 2 महीना 12 50 60 महीना होता है, साल के 12 महीना तो 5 साल के तो 60 महीना ही होगा ना, लेकिन 2 महीना अधिक हुआ तो वो अधिक महीना किसी एक महीने को डबल कर दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ये अधिक महीना इस महीने को डबल, 2 महीने में एक ही नाम वापरो, उसको बोला जाता है अधिक महीना। ठीक है, तो अधिक महीने के लिए भी अगर हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे संवत्सर की बात कर रहे हैं, नक्षत्र संवत्सर, चंद्र संवत्सर, ऋतु संवत्सर, आदित्य संवत्सर और अभिवर्धित सूर्य संवत्सर और अभिवर्धित संवत्सर। तो ये पांचों संवत्सर के प्रमाण यहाँ आपने देखे, मैंने बताए, सबके दिन, सबके महीने, सब चीज आपने देखी, बराबर। अब आगे जाएंगे। आओ, मैं बोल रही हूँ, सुनिए। 5 संवत्सर को लेकर, प्रमाण लेकर ही यहाँ 5 संवत्सर कहे गए, लेकिन आप एक वर्ष नक्षत्र संवत्सर का, एक चंद्र संवत्सर का, एक सूर्य संवत्सर का, एक बाकी ऋतु संवत्सर का, आप ऐसे पंचांग कभी नहीं बना पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो पांचों में लेना तो एक ही वर्ष पड़ेगा, या तो 5 सूर्य संवत्सर लो, या 5 चंद्र संवत्सर लो, या 5 अभिवर्धित लो, या 5 नक्षत्र संवत्सर लो, या 5 ऋतु संवत्सर लो। अब आप देखोगे, यहाँ पूरे में देखोगे तो आपको ये लगेगा, ये दिखाई देगा कि पूनम अमास इंपॉर्टेंट है, तिथि इंपॉर्टेंट है। तो पूर्णिमांत और अमासांत जो भी जिसमें बनेगा उसी को ही लिया जाएगा। तो पूर्णिमा और अमास तो देखो ऋतु संवत्सर से तो बनेगा नहीं, नक्षत्र संवत्सर से भी बनेगा नहीं,
और सूर्य संवत्सर भी बनेगा नहीं, क्योंकि सूर्य के बिंब ऊपर तो पूनम अमास दिख नहीं रही है, पूनम अमास दिख रही है चंद्र के बिंब के ऊपर, इसीलिए चंद्र संवत्सर ही यहां पे लिया गया है। बराबर। तो 1830 अहोरात्र का एक युग संवत्सर है और उस युग में सूर्य के 5 उत्तरायण 5 दक्षिणायन लिए गए और दोनों अयन 183 अहोरात्र के हुए। ऐसे 366 अहोरात्र का माप सूर्य के हिसाब से गया है। बराबर। लेकिन जो चंद्र से लिया गया है वो है 124 पर्व और 62 महीना। तो रोज जो तिथि का गणित आएगा और अधिक महीने का गणित आएगा वो होगा चंद्र संवत्सर के हिसाब से ही। चलो आगे जाएंगे। 1830 अहोरात्र प्रमाण युग संवत्सर में एक युग में सूर्य 60 मास, नक्षत्र 67 मास, चंद्र 62 मास, ऋतु 61 मास करते हैं और एक एक मास के अहोरात्र निश्चित करने के लिए उनको 60 से भागा जाएगा। 60, 67, 62 और 61 से भागा जाता है। अब उससे भागा कर करोगे तो ही आपको आगे का गणित मिल पाएगा। चलो आओ अब हम ये नक्षत्र के ऊपर जाएंगे। नक्षत्र का योग काल, यानी कि जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आदि जो 6 नक्षत्र है वो पूर्व भागी चंद्र उसको आगे से उसमें एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो उसको पूर्व भागी कहा गया है। और ये पूर्व भागी का मतलब है ये सुबह से एंटर करेगा। कब से? पूर्व का मतलब हो गया है सुबह से, सुबह 6 बजे। पश्चात भागी में शाम के 6 बजे। समझ में आ रहा है? पश्चात भाग, दिन का पश्चात भाग, और ये दिन का पूर्व भाग है। तो दिन का पूर्व भाग होगा सुबह के 6 बजे, दिन का पश्चात भाग होगा शाम के 6 बजे, नक्त भाग होगा मात्र रात्रि। तो शाम से लेके सुबह तक नक्त भाग का मतलब खाली रात्रि, और उभय भाग का मतलब दिन भी और रात्रि भी, दोनों। तो दो, उसमें दो, कोई भी चीज 2 आएगी उभय भाग में, या तो रात्रि 2 आ सकती है या सुबह दिन 2 आ सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको नक्षत्र का योग क्षेत्र कहा गया है, योग काल और योग क्षेत्र। आओ अब आओ देखो, यहाँ पे कुल, उपकुल और कुलोपकुल नक्षत्र बताए गए। ये हमारा सबसे महत्व का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे जो महीने का नाम है, जैसे कि ये श्रावण मास, और यहाँ पे वो नक्षत्र है बाजू में, कुल संगणक नक्षत्र, उपकुल संगणक नक्षत्र और कुलोपकुल संगणक नक्षत्र। तो ऐसा कहा जाता है कि श्रावण महीना का जो भी पूनम अमास होने का कारण है वो घनिष्ठा नक्षत्र, अगर कुल संगणक है तो घनिष्ठा में ही पूर्णिमा और अमावस होगी। भादरवा महीना है तो उत्तर भाद्रपद में ही होगी, आसो है तो अश्वनी में ही होगी, कार्तक है तो कृतिका में ही होगी, मागसर है तो मृगशीर्ष में ही होगी, पोष है तो पुष्य में ही होगी, फागण है तो उत्तरा फाल्गुनी में ही होगी, चैत्र है तो चित्रा में ही होगी, वैशाख है तो विशाखा में ही होगी, ज्येष्ठ है तो मूल में ही होगी, क्योंकि मूल को ज्येष्ठा मूली कहा गया है, और आषाढ़ है तो उत्तराषाढ़ा में ही होगी। तो ये अगर इसी में हो तो उसको कुल संगणक माना गया है। जो सम नक्षत्र, जिसको समक नक्षत्र बोला जाएगा, क्या पाठ आएगा आगम में, क्या नाम? समक। समक का मतलब है कि जो नियत नक्षत्र है वो ही नक्षत्र में अगर पूनम अमास आ रही है तो वो सम हो गया। सम मतलब बराबर हो गया। लेकिन अगर नहीं आ रही है तो उसको विषम कहा जाएगा। तो वो संवत्सर जो है ना, 1 वर्ष, उसको विषम संवत्सर कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संवत्सर। उसमें क्या होगा? तो श्रावण महीने की पूर्णिमा या अमावस घनिष्ठा में नहीं लेकिन श्रवण में होगी। भादरवा में अगर कोई पूनम अमास होगी तो उत्तर भाद्रपद में नहीं होगी लेकिन पूर्व भाद्रपद में होगी। आसो की जो भी पूनम अमास होगी अश्वनी में की बजाय रेवती में होगी। कार्तक की जो भी पूनम अमास होगी वो कृतिका के बजाय भरणी में होगी।
तो इस प्रकार से अगर मास अलग आ रहा है तो वो विषम मास होगा, और अगर पूरा का पूरा वर्ष लगा रहा है तो वो होगा विषम संवत्सर। ये बात समझ में आई? ऐसा भी हो सकता है। परमात्मा ने उसको इसीलिए उपकूल संज्ञक कहा गया है। उपकूल, उपकूल मतलब सेकेंडरी, कुल का मतलब है मेन और उपकूल का मतलब है सेकेंडरी, और कुलोपकुल भी कहा है, मतलब तीसरा भी कहा है। जैसे कि श्रावण महीना होगा तो उसके पूनम मास अभिजीत में भी आ सकता है, और भादरवा महीना होगा तो उसके पूनम मास सत्तारा में भी आ सकता है। फिर बाकी के 2 नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन पोष महीना होगा तो उसके पूनम मास आर्द्रा में भी आ सकता है, और जेठ महीना है तो उसके पूनम मास अनुराधा में भी आ सकता है। तो ये 4 महीना है जो सेकेंडरी भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, और बाकी के 12 महीने में सेकेंडरी भी आ सकता है। अगर सेकेंडरी या थर्ड आ गया तो आप समझ लो कि ये पूरा मास है वो विषम मास है, या फिर पूरा वर्ष है वो विषम संवत्सर। बराबर? मतलब ये हो गया कि आकाश में नक्षत्र सूर्य चंद्र की व्यवस्था भी डामाडोल होती है। ये बात समझ में आई? हाँ, उनकी भी गति में फेर है, भेद है, और गति में बदलाव कभी भी आ सकता है और वापस वो चेंज भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई ना? हाँ, अगर हम चले कि नहीं इनको ऐसे ही चलना है, रोज सुबह दिख रहा है तो नक्षत्र में भी फिक्स ही जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वो नियत में नहीं जा रहा है तो उसको विषम मास समझना है, और अगर वो नियत में जा रहा है तो उसको समक मास समझना। बराबर? आओ, तो आपको इससे मालूम पड़ेगा कि भाई सूर्य चंद्र जैसे ग्रह नक्षत्र आपके कहने से नहीं चलने वाले। हाँ, वो आपके कहने से नहीं चलने वाले, वो अपनी मर्जी से चलने वाले, अपने मर्जी के हिसाब से चलने वाले। तभी तो हम बोलते हैं ना कि चंद्र को भी ग्रहण होता है। हाँ, ग्रह नक्षत्र पहनिए तो પછી आप पहनो तो भी आपका पुण्य काम करेगा। अगर पुण्य बलवान नहीं है तो वो भी काम नहीं करेगा। निमित्त तो होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, निमित्त तो होना चाहिए ना अंदर पड़ा हुआ काम करने के लिए। हाँ, हम बोलते हैं ना कि उपादान तो होना चाहिए। हाँ, जीव में उपादान हो तो ही परमात्मा की हाजिरी काम करेगी। अगर उपादान ही नहीं है तो क्या काम करेगा बताओ? बराबर। आप सोच सकते हो श्रेणीक राजा कैसे बदल गए, हाँ, कैसे पशु को भी मारने वाले थे, मांसाहारी आहार करने वाले थे कि नहीं? हाँ, लेकिन वो बदल गए। लेकिन क्या कपिला दासी बदली? नहीं, काल सौरिक नहीं बदला, कपिला दासी नहीं बदला, मम्मड़ सेठ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि अंदर उपादान ही नहीं पड़ा था। हाँ, तो ये जो उपादान का जो आपने आपको ये पता होगा, आनंद गंजी की सज्जायों में निमित्त और उपादान बहुत बार आता है ये शब्द। तो ये है क्या? बोलो, ये है क्या? अगर पुण्य उपादान में पुण्य ही नहीं होगा तो ग्रह कहाँ से काम करेंगे बताओ? अच्छा, हाँ, पुण्य का उपादान भी तो चाहिए ना। पात्रता भी होनी चाहिए ना व्यक्ति में। बराबर। इससे बहुत सारा फलादेश आपका क्लियर हो जाएगा। इतने भी ये इनडिसिप्लिन हो जाए, आपको अभी अभी आपको ये बताया गया कि सूर्य और चंद्र अपनी मर्जी से चलने वाले हैं, स्वतंत्र हैं, तो वो उनको आप अगर आप बोलोगे कि आपको श्रावण महीने में घनिष्ठा नक्षत्र में ही पूर्णिमा नियमा करनी है तो वो मानने वाले नहीं है। बराबर? वो श्रावण में भी पूर्णिमा कर सकते हैं, अभिजीत में भी पूर्णिमा कर सकते हैं, उनकी मर्जी। तो आपको यहाँ ये देखना है कि जब वहां उनकी अपनी मर्जी चल रही है तो जब उनके नीचे राहु चलेगा, बोलो तब चंद्र की अपनी मर्जी चलेगी? चंद्र के बराबर 4 अंगुल नीचे राहु चल रहा है, ध्रुव राहु का विमान जो काला रंग का है, और वो अपने प्रकाश से चंद्र की एक एक कला को ढकता है। बराबर?
और उसी के कारण एक एक तिथि, उसी के कारण ये तिथि बनती है। बोलो अब यहाँ चंद्र का कोई जोर चल रहा है? नहीं। मतलब कि वो कहीं पे तो मार खाएगा ना, आप अपने हिसाब से करोगे तो। हाँ हाँ। आपको जो कर्म बंध बांधना है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ। तो ये सारे कर्म से अधीन है, आपको यहाँ से ही मालूम पड़ जाएगा। ये ग्रह नक्षत्र उसके इंद्र सब कर्म के अधीन है। और यही कारण है कि हमें ये संपूर्ण चराचर जगत को छोड़ के बाहर निकलना है, इन सब में कभी भी नहीं आना है। ये सब जो फैक्टर है उसको फैक्टर समझना है। तो ये सारे निमित्त हो, उपादान हो, ये सारे संसार के निमित्त और संसार के उपादान है। ये सारी बात समझ में आ गई? हाँ। आप उसका आधार ले सकते हो, लेकिन आपको साधना तो मोक्ष की करनी पड़ेगी। क्योंकि जब यही स्वतंत्र नहीं, आप समझ सकते हो। देखो चंद्र खुद स्वतंत्र नहीं है, तो आपने मोती पहन लिया, उसको आपको वो क्या फल देगा? तो आपके अंदर उपादान पुण्य है तो ही मिलेगा। बराबर? बराबर। बस यहाँ पे उपादान काम कर रहा है। अगर आपका पुण्य बलवान नहीं है या फिर आपका वो समय खत्म नहीं हुआ, तो फिर आपको चंद्र का जो आप पहन लोगे उसका स्टोन तो भी असर नहीं करेगा। क्योंकि खाली चंद्र पहनने से कुछ नहीं होगा। देखो ये बहुत क्लियर मैसेज है आज मेरी तरफ से। मेरी तरफ से ये बहुत है आज क्लियर। आज बहुत अच्छा सवाल कर लिया तूने कि खाली चंद्र पहन से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही बंधा हुआ है। हाँ, जब वो खुद ही बंधा हुआ है, कर्म से बंधा हुआ है, राहु से बंधा हुआ है, तो वो अपनी मर्जी से तो आपको सुख नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर आपके नसीब में सुख लिखा हो या आप उस प्रकार का पुण्य उपार्जन करो, कर्म करो, तो ही आप उसमें से छूट पाओगे। बस मतलब ये है कि ये सारे संसार के खिलौने हैं, एक बात समझ लेना है बस। ये सारे संसार बंधाने वाले खिलौने हैं, संसार से बंधे हुए खिलौने। खुद नाच रहे हैं और सबको नचा रहे हैं। सारा जगत कर्मों के अधीन है और प्रत्येक जीव को कर्मों ने संग्रहित करके रखा है। ये चीज मत भूलना, ये भगवती सूत्र में बार बार लिखा है। सारे जीव कर्मों से संग्रहित है। अगर आप वो ही ताला खोल दो ना, तोड़ दो ना, जंजीर कर्मों ने आपको जकड़ के रख दिया है, आप वो जंजीर तोड़ दो बस। ये सब अपने अपने कर्म के जंजीर से बंधे हुए। देखो यहाँ आपको राहु दिख रहा है, राहु कैसे चंद्र को बांध रहा है। अरे क्या राहु की ताकत है क्या वो चंद्र को बांध पाए? बोलो। सूर्य को भी बांध देता है ना, जब ग्रहण करता है तब बांधता है कि नहीं? हाँ, किसी को मतलब हर एक के ऊपर दूसरा बाप बन के बैठा हुआ है। और राहु केतु के ऊपर भी बैठा हुआ है। वो भी अपने मर्जी से या उसके मर्जी से मुक्त तो वो भी नहीं है, घूम ही रहे हैं वो। बराबर। कितने ज्यादा अशुभ कर्म का उनका भार होगा जो उनको सूर्य चंद्र को ढकना पड़ रहा है। आप समझ में आ रही है ये बात? मतलब वो कितने अशुभ कर्म से दबे हुए होंगे, आप ये सोचो। जो सूर्य से पूरे जगत में उजाला हो रहा है उसको ग्रहण करना है। जो चंद्र पूरे जगत को शीतलता दे रहा है उसको ग्रसित करना है। मतलब अच्छे को जाके आपको ग्रसित करना पड़ रहा है, तो आपके अंदर कितनी बुराई होगी आप समझ सकते हो। बरोबर। तो सब अपने अपने कर्म से बंधे हुए पड़े हैं ये संसार में। आपका और आपको ये एक और ये चित्र आएगा, देखो इसको। यहाँ से आज एक और बड़ी बात जानोगे आप। ચિત્ર પહેલા જોયેલું છે ને? હા મેં ઘણી વાર બતાવ્યું છે, પણ શું અત્યારના દરેક ટોપિક આવે ને ત્યારે બી એને હું રાખું છું, નહીં તો તમે સમજી ના શકો ને। હા, જ્યારે આ મુદ્દો ત્યારે હું કહું પેલું ચિત્ર યાદ કરી લો, તો એવું તો ચાલે નહીં ને, બતાવવું તો પડે ને મને। તમે પછી નહીં તમે આને પાછું બુકમાં રિપીટ મૂકો
હા, એ તો એક જ પાનું વધે ને, વધી વધીને કેટલું વધવાનું, રૂપિયો. પણ તમને સમજ ના પડે. બધું ફેરવવું ના પડે. हाँ, તમને समझ ना पड़े એનું શું કરવાનું એમ. YouTube વાળા બધા થોડી કઈ बुक લઈને बैठा છે. देखो अभी यहाँ एक और बड़ी बात देखो, अभी आपको बहुत बड़ी बात समझ में आ जाएगी. ये सारे जो चंद्र सूर्य अपने अपनी मर्जी से घूमने वाले, मर्जी के हिसाब से फल देने वाले ग्रह, देखो कैसे एक बंच के अंदर बंद पड़े हुए. देखो ये भी समझ में आया. ये ज्योतिष चक्र 110 योजन वाला उनको जकड़ के बैठा हुआ है, अपने अंदर जकड़ के. वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते. उनका जोर सिर्फ जीवों के ऊपर ही जा रहा है. समझ में आया. आप किसी शक्तिशाली आदमी को एक जगह बांध के रख दो तो वो जगह और वो एरिया पे उसका सारा गुस्सा उतरेगा कि नहीं उतरेगा. अब समझ में आ रहा है कि उनका गुस्सा हम पे क्यों हो रहा है. बराबर. क्योंकि उनको भी घूमना पड़ रहा है, वो भी गोल गोल एक ही जगह पे, एक ही जगह. किसको अच्छा लगेगा, कौन देव खुश होगा बताओ. बराबर से कोई देव को खुशी नहीं मिलेगी. और है तो मिथ्यात्वी, आधे तो इसमें से मिथ्यात्वी है. तो अपनी अपनी जो ताकत है वो कहाँ लगाएंगे वो. બધા મિથ્યાત્વ ન હોય. अरे बीम के तो सारे के सारे एकेंद्रीय जीव मिथ्यात्वी है. अच्छा, उनके हाथी घोड़े जो भी, जो 16-16 हजार रथ के खींचने वाले, सारे के सारे मिथ्यात्वी. अच्छा. खाली सूर्य इंद्र चंद्र इंद्र को छोड़ो, बाकी सारे मिथ्यात्वी. और सब अपनी मर्जी के मालिक. ना ना. हाँ, केवी रीते. सब अपनी मर्जी. हर एक देव अपनी मर्जी का मालिक है. वो भवनपति हो तो भी अपनी मर्जी का मालिक. जब भी मन करे वो आके बिजली गिरा के चला जाएगा. अच्छा. हाँ, कोई भी देव, चमरेंद्र उत्पात करके नहीं आया, इंद्र को परेशान करके आया कि नहीं. और ऊपर से आप ये भी सोचो, इसमें ये भी एक और बात सोचो कि ये सारे देव जब भी मर्जी करे बारिश गिरा के चले जाएंगे, जब भी मर्जी करे नरक गति के जीवों को जाके मार के आ जाएंगे. तो ये अपनी मर्जी के हिसाब से अंदर सारी धमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या ये ज्योतिष चक्र से बाहर निकल पा रहे हैं. नहीं. बोलो. और ज्योतिष देव पर नरक में जाए नहीं. हाँ, वो तो अब ज्योतिष देव इंद्र, सूर्य इंद्र, और जो इंद्र है वो भगवान के पास आए थे कि नहीं आए थे अपने. मतलब चंद्र आया था. हाँ, तो वो तो अपनी मर्जी से कहीं भी जा ही सकते हैं ना. हाँ, बरोबर से. क्यों नहीं जा सकते अपने विमान को छोड़ के. बोलो. जाई. अरे चंद्र के तो कितने उदाहरण है. ये जो अहल्या बनी थी ना, पत्थर की अहल्या, उसको तो इंद्र ने खुद ने वो गौतम ऋषि का वेश लेकर अहल्या को भोगा था. इसलिए उसको गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को ही श्राप दे दिया था कि अब तू अशुद्ध हो गई है, तो अब तू जब तक राम नहीं आएगा तू शुद्ध नहीं हो पाएगी. और उसको पत्थर बना दिया था, श्राप दे दिया था. क्यों? क्योंकि इंद्र ने आकर उसको भोगा था. ऐसे ही जो गुरु ग्रह है ना, गुरु ग्रह, उसकी पत्नी तारा, उसको चंद्र ने आके भोगा था. हाँ, तो उन लोगों को तो बहुत मन होता है मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करके भोग करने का. अब समझ में आ रहा है. क्योंकि अब खुद ये जेल में बंधे हैं, तो जेल में जो जगह बंधे हैं वहां पे ये कितनी धमाल करेंगे आप सोच लो. क्योंकि आपने उसको बंद करके रखा है. बराबर. इसीलिए ये जो चर ज्योतिष है, 2.5 द्वीप है, उसमें जो भी शुभ अशुभ जो भी होगा ना, ये सारा उनकी अपनी मर्जी से ही होगा. तो उनकी परेशानी आपको मिलेगी. अगर आपका पुण्य बलवान है तो ही आप बच पाओगे, वरना नहीं. नहीं तो ऐसे ही जीव का मोक्ष नहीं हो जाता क्या. आप सोचो. बिना पुण्य बलवान किए आप यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा सकते. अगर ये लोग हैं तभी नहीं जा रहे ना. ये लोग आपके सामने है, इसीलिए आप नहीं जा सकते हो.
नहीं तो आप कोई भी जीव को बाहर निकल सकता था, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अब उल्टा करना पड़ेगा। पहले पुण्य कमाना पड़ेगा, पुण्य कमा के बल शक्ति पाना पड़ेगा, फिर इनको हराना पड़ेगा और फिर आप बाहर निकल सकोगे। सारे कर्मों को खत्म करने पड़ेंगे। अब कर्म को खत्म करो और पुण्य बढ़ाओ, दोनों ऑपोजिट बात हो गई। लेकिन आप जैसे जैसे कर्मों को खत्म कर रहे हो, आपका पुण्य अपने आप बढ़ रहा है, आपकी शक्ति अपने आप बढ़ रही है। और वो शक्ति को ये ग्रह नक्षत्र रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद बंधे हुए पड़े। समझ में आया? देखो, इनके ऊपर है सारे सौधर्म ईशान देवलोक। तो अब आप अनुत्तर वाले या जो भी 8 से 12 ग्रेवे एक देवलोक वाले, या ये सारे जो 1-2 भव में ही मोक्ष जाने वाले, वो और ऊपर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इनकी असर से दूर, बरोबर, दूसरे ही भव में वो मोक्ष जाने वाले, इसीलिए सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र के असर से दूर। अब जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा ना, आप इनसे दूर जाओगे, इनके एरिया में नहीं आओगे, बरोबर। और इनका प्रकाश नरक में भी नहीं जा रहा है। इसीलिए नरक के पहली दूसरी तीसरी नरक के जीव भी तीर्थंकर बन रहे हैं सीधे, क्योंकि इनकी असर नरक में कम जा रही है। प्रकाश तो जा ही नहीं रहा है, और जो भी करेंगे अशुभ प्रकाश देके ही करेंगे ना। पर एमने फिक्स है ने બધું। नरक में तो मतलब ज्योतिष देव ना ऊपर देवलोक में जा सकते हैं, ना नरक में जा सकते हैं। वो तो सिर्फ तिर्यक लोक में ही धमाल करेंगे। अब बात समझ में आई है? આપણને જ વધારે લાગે બધું, આપણને જ વધારે લાગે, એટલે આટલા આપણે જ બધા ગ્રહ નક્ષત્ર વીટી પહેરીને ફરીએ। બાકી કોઈને જરૂર નથી। તિર્યક ને બિચારાને ક્યાં જરૂર? એ તો ભોગવી જ રહેશે। એ લોકોને પણ બીમારી એવી નથી આવતી। તું જો, આપણે જેવી મોટી બીમારીઓ એ લોકોને થોડી આવે છે ભાઈ। સિવાય કે કઈ ખોટું ખાઈ પી લીધું હોય, આપણે જ ખવડાવ્યું હોય તો। बराबर। ग्रह नक्षत्र सब बंधे हुए पड़े हैं ज्योतिष चक्र में, उनकी शक्तियां बंधी हुई पड़ी है। तो वो लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने ही एरिया में इसलिए करते हैं ताकि क्योंकि वो वहां से बाहर ही नहीं जा रहे, तो वो एरिया में उनकी शक्ति का इतना ज्यादा प्रभाव रहेगा कि वहां पे रहे हुए सारे चराचर जीव उनकी असर में अफेक्ट होंगे ही होंगे। बराबर? हाँ, क्योंकि उनके पास एक ही शक्ति है, वो है प्रकाश। बराबर। उसके पास और तो कोई शक्ति है ही नहीं, खाली प्रकाश देना है, किरणें फैलाने, और किरणें देके ही आपको तकलीफ देनी है उसको। चामा चिड़िया और घुअड़, वो सूर्य के प्रकाश से तकलीफ हो रहे हैं ना, उनको अंधेरा चाहिए। हम लोगों को अंधेरे से तकलीफ हो रही है। ये तो छोड़ो, शरीर के उनके किरणों के कारण हमारे शरीर के अंदर जख्म बने, रोग बने, ये भी तो होता है ना। हाँ, ठीक है। इसीलिए 2.5 द्वीप में ही सारी उथल पाथल है। समझ में आ गया? आज बहुत अच्छा लगा नहीं? મારું થોડું અંદર આવતું નથી ને કિચનમાં। હા, કઈ વાંધો નહીં, પણ તે જે સાંભળ્યું છે એ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ સાંભળ્યું છે બહારનું। બાકી બધું નક્ષત્રના આટલા દિવસ ને ચંદ્રના આટલા દિવસ એ જ બધું ગયું છે રેકોર્ડિંગમાં। પણ હમણાં મને એવું જ લાગે, હંમેશા એવું જ થાય કે આ વસ્તુ મારે સાંભળવાની હતી ને મને મળી ગઈ। હા, એટલે તો મેં આ બધું હમણાં મુદ્દો કાઢ્યો। તું આવી એટલે કાઢ્યો, તું બેઠી છે એટલે કાઢું છું આ બધું, કે તને ખબર પડે ને, એ બાને રેકોર્ડિંગ બી થાય, સમજી? સવાલ જવાબ એ થાય। પ્રતિક્રમણ તો અમે 6:30 કરીએ છીએ। અચ્છા, પણ મેં જમી લીધું એમ। હા, બરાબર, સારું કર્યું। શૈલેષ આવીને જમશે હમણાં। હા, સારું કર્યું। એટલે બેન કરાવવા આવે છે ને। બોલ, હવે બોલ, બાકી સરસ। હા, આજે શનિવાર હોય ને એટલે આ લોકો બધા ઘરે પધારે ને। हाँ। आज का लेक्चर यहाँ समाप्त हो रहा है। अभी हम सोमवार को मिलेंगे। आज बहुत अच्छे से ग्रहों और उनकी असर से ये जो 2.5 द्वीप है,
ये जो जम्बू द्वीप है जहाँ पे चर ज्योतिष चक्र घूम रहा है और उनके देव, उनके ही इंद्र और उनके ही सामानिक और बाकी के अभियोगिक देवों की असर से हम लोग क्यों अफेक्ट हो रहे हैं, हम पे उनकी असर क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारा एक फलादेश का विषय था। लेकिन जो हमने आगम में पहले ही पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि ये सारे स्वतंत्र है, कर्तु अन्यथा कर्तु अगर किसी ने किया है तो उसको नकारने में, लड़ने में बहुत समर्थ है, महाशक्तिवान है सभी देव। फिर वो चराचर ज्योतिष के पांचों देव की श्रेणी वाले हो, सूर्य देव, चंद्र देव, ग्रह देव, नक्षत्र देव, तारा देव, सब अपने अपनी शक्ति का पर्चा यहाँ बताएंगे ही बताएंगे। और ऊपर से बंधे हुए ज्योतिष चक्र में तो उनकी सारी शक्तियाँ और उनकी जो भी असर होगी, उनके चराचर से असर, उनके घूमने से जो असर होगी वो इसी जगह, इसी स्थान पे होगा। यही कारण है कि ये पूरा जो ज्योतिष चक्र का घूमना है वो भरत और ऐरावत के ऊपर से ही है। तो यही क्षेत्र में ये बदलाव आ रहा है, ये बहुत अच्छे से हमको समझना है। और आज एक ये दूसरा मुद्दा आया था कि बाहर के एरिया में जब 24 घंटे का दिन हो रहा है, इतना लंबा 1440 दिन की सेकंड है और उसका जो समय है वो ही एक अहोरात्र में अंदर के भाग में सिर्फ 10वां भाग होता है। 10वां ही भाग, उसमें 10वां ही भाग में तो वो जगह खत्म हो जाएगी वहां। अगर बाहर की अपेक्षा से अंदर का देखा जाए तो बाहर की अपेक्षा से एक दिन अंदर की अपेक्षा से 10 दिन के बराबर हुआ। ये बहुत अच्छे से समझना है इस गणित को, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी, 4 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी का समय भरत क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है और वहां पे तो ये माप ही नहीं है। देखो यहाँ बहुत ध्यान देना जरूरी है कि ये 10 कोड़ा कोड़ी या का जो हम जो गिन रहे ना, हमारे 1 कोड़ा कोड़ी के बराबर उनका 10 कोड़ा कोड़ी हो रहा है। और ये यही गणित से हो रहा है, क्योंकि आपको ये बात पे बहुत ध्यान देना है कि अंदर के मेरू के पर्वत के आसपास जो दोनों हमारे उत्तर कुरु और देव कुरु क्षेत्र है, जहां पे हमेशा 4 कोड़ा कोड़ी वाला पहला आरा चल रहा है, वहां पे ये 4 कोड़ा कोड़ी समय हुआ, ये खत्म होने के बाद दूसरा 4 कोड़ी का ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मगर ये समझने के लिए है कि अंदर के 4 कोड़ा कोड़ी का जो समय काल है वो बाहर के 4 कोड़ा कोड़ी के बराबर, उसके बराबर। तो बाहर जो समय जा रहा है उस समय बाहर तो 1 ही कोड़ा कोड़ी जाएगा, क्योंकि 1 दिन बराबर अंदर का 10 दिन हो गया। तो बाहर का 1 कोड़ा कोड़ी बराबर अंदर का टोटल आप मेरू के आसपास 10 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। थोड़ा सा बाहर आइए उत्तर कुरु देव कुरु क्षेत्र तक तो ये कम से कम 22,000 का योजन का अंतरा पड़ जाएगा। आप बाहर आ जाओगे तो वहां पे जो 4 कोड़ा कोड़ी का समय है वो आपके मेरू की अपेक्षा और इसकी अपेक्षा से वहां पे ये 4 कोड़ा कोड़ी बराबर आ जाएगा, क्योंकि अंदर 10 भाग था, यहाँ 4 भाग हो रहा है। इससे और बाहर आओ, इससे और बाहर आओ, जहां पे हमेशा दूसरा आ रहा है वहां पे भी समय हमारे समय से वहां हमेशा जो अंदर का उत्तर कुरु देव कुरु का 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जितना समय है वो समय यहाँ पे 3 कोड़ा कोड़ी का हो जाएगा, क्योंकि वहां से यहाँ प्रकाश का एरिया बढ़ चुका है। बाहर की अपेक्षा से वो जरूर छोटा है, लेकिन अंदर की अपेक्षा से वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पे जो अंदर का जो 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो समय है वो यहाँ पे 3 कोड़ा कोड़ी हो जाए। आप उससे भी बाहर आओ, प्रकाश का एरिया और बढ़ चुका है। जो हेमवत क्षेत्र है वहां और बढ़ चुका है और यहाँ सदा काल तीसरा आ रहा है, और तीसरा आ रहा जो भी समय है वो 2 कोड़ा कोड़ी का है, वो 2 कोड़ा कोड़ी का। तो जो चौथे आरे, पहले आरे की जो वक्तव्यता थी, जो अंदर के भाग में प्रकाश बिल्कुल 10 ही गुना था, मेरू के आसपास खाली 10,000 योजन का फासला था, तो वहां 10 भाग पड़ रहा है। आप उत्तर गुरु की तरफ ये 4 भाग हो रहा है, 40वां भाग हो जाता है, और बाहर आओ 30वां भाग है, और बाहर आओ 20वां भाग है। यहाँ पे बाहर के 1 कोड़ा कोड़ी के बराबर 2 कोड़ा कोड़ी का समय जाएगा, और आप बाहर देखोगे तो सीधा 1 ही भाग आ गया, सीधा 1 भाग आ, अंदर के 10 भाग के हिसाब से बाहर 1 ही भाग आ गया,
क्योंकि अंदर के 144 भाग जो पढ़ रहे हैं, दिन के 44 सेकेंड ही मिनट हो रहे हैं, वो बाहर 1444 मिनट हो रहे, बस अरे सॉरी, बाहर के 1440 मिनट हो रहे, अंदर के 144 मिनट के बराबर एक दिन हो रहा है, वो बाहर 1440 मिनट के हिसाब से एक दिन हो रहा है। हमारा यहाँ का 24 घंटा 1440 मिनट का होता है, और बराबर उसका 10वां भाग आप घटा दो तो अंदर 144 भाग ही हो रहा है। फिर से बोल रही हूं, बाहर के जो भरत ऐरावत क्षेत्र के जो एरिया है वहां पे बराबर सूर्य आज उदय हुआ, कल फिर से उदय होगा, वो 24 घंटे के एक अहोरात्र में 1440 मिनट निकलते हैं। तो इसकी अपेक्षा से बाहर का ये एक भाग हुआ तो अंदर बराबर 10वां भाग घट जाएगा। बाहर की अपेक्षा से अंदर 10वां भाग होगा मेरू के आसपास, क्योंकि बाहर का एरिया जम्बूद्वीप का 1 लाख योजन है तो अंदर का एरिया 10,000 योजन, बराबर इसका 10वां भाग घटेगा। और ये घटने से प्रकाश का जो एरिया आपका दिन का जो 1440 मिनट का जो एक दिन है, अंदर 144 हो जाएगा, 10वां भाग ही खत्म, घट गया है। तो इस अपेक्षा से बाहर का 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम काल अंदर के 10 कोड़ाकोड़ी मेरू के आसपास 10 कोड़ाकोड़ी के बराबर है, लेकिन वहां पे कोई भी मनुष्य की बस्ती नहीं, कोई भी नहीं। सीधे उत्तर कुरुक्षेत्र की तरफ आना है, और उत्तर कुरु की क्षेत्र की तरफ वो 10 भाग की जगह यहाँ पे 4था भाग आ जाता है। वो 10वां भाग है, बाहर आते आते वो 40वां भाग बन जाएगा, इसलिए यहाँ 4 कोड़ाकोड़ी। उससे आप और बाहर आओ, 30वां भाग है, वो है 3 कोड़ाकोड़ी। उससे आप बाहर आओ तो एक ही भाग है, वो है 1 कोड़ाकोड़ी। बराबर, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया जरूर प्रश्न करो। बराबर, मेरा फोन नंबर है 9320094925, और आप इस पे मुझे प्रश्न कर सकते हैं, जब भी मन करे बात कर सकते हैं। मेरा समझाने का यहाँ एक ही मुद्दा है कि जो ये काल चक्र है, जो 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम बराबर हमारी 224 ही हो रही है, तो ये 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का काल है, वो मीरू के आसपास का, महाविद्य के आसपास की जगह का है। तो 4 कोड़ाकोड़ी, 3 कोड़ाकोड़ी, 2 कोड़ाकोड़ी और बाहर का 1 कोड़ाकोड़ी, ये मिलके आपका 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम हुआ है। क्योंकि अंदर तो ये सागरोपम की गिनती ही नहीं है, अंदर ये बिल्कुल गिनती नहीं। और बाहर के 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम के अंदर ही सारे तीर्थंकर परमात्मा जन्मेंगे, उसी वक्त महाविद्य सब जगह सारे तीर्थंकर परमात्मा जन्मेंगे। भरत ऐरावत की 224 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 कोड़ाकोड़ी काल एक साथ में होगा, उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी के हिसाब से। तो उत्सर पीढ़ी का 10 कोड़ाकोड़ी, अवसर पीढ़ी का 10 कोड़ाकोड़ी बराबर। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो 10 कोड़ाकोड़ी है वो 4, 3, 2, 1 सब मिलके गिना हुआ है। मगर जम्बूद्वीप का जो भी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र के जो भी उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी का जो डबल काल आएगा ना, वो बराबर 20 कोड़ाकोड़ी अंदर के हो जाते हैं, और उसी समय में अंदर परमात्मा का जन्म होगा, बाकी के समय में नहीं। और ये गणित के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि अंदर के क्षेत्र में 10वें भाग का ही प्रकाश है, तो अंदर के 10 दिन बराबर बाहर का 1 दिन है, ये आपको याद रखना। अंदर के 10 कोड़ाकोड़ी के बाहर बराबर बाहर का 1 कोड़ाकोड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। बराबर बराबर। तो इस हिसाब से ये गणित को याद रखना है। अब आज का लेक्चर मैं यहाँ समाप्त कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब तक आपका ये पूरा जैनिज्म का पूरा कोर्स खत्म नहीं होगा, तब तक ये मुद्दा बार बार आएगा और आपको ये धीरे धीरे जरूर समझ में आ जाएगा। आपको इतना आज याद रखना है कि चाहे वो पहला आरा की जगह है, दूसरे आरे की जगह हो, तीसरे आरे का जगह हो, ये सारे क्षेत्र में कोई पहला दूसरा आरा गिना नहीं जा रहा है। उनके ये पहला आरा खत्म हुआ, 4 कोड़ाकोड़ी खत्म हुआ, यहाँ 3 कोड़ाकोड़ी खत्म हुआ, दूसरी 3 कोड़ाकोड़ी शुरू हुई, कोई गिनती वहां पे नहीं। वहां पे 4 कोड़ाकोड़ी का समय जाएगा, तब बाहर 1 कोड़ाकोड़ी का समय जाएगा। आपको यही याद रखना है बस, क्योंकि पंचांग और दिन की रात्रि की गिनती सिर्फ भरत ऐरावत और महाविद्य में, और कहीं भी नहीं।
कोई अकर्म भूमि में ये गिनती नहीं। और ये जहां पे जो 3 कर्म भूमि है, भरत, ऐरावत और महाविदे, वहां पे सूर्य चंद्र के आने के कारण आपका जितना समय जाएगा उतना ही समय में अंदर के महाविदे के दोनों जगह तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हो जाएगा, हो ही जाएगा। बराबर, क्योंकि जो कर्म भूमि है वहीं पे ही पंचांग की गिनती होगी और कहीं नहीं होगी, और कहीं भी नहीं होगी। तो आपको ये कर्म भूमि के जितने जितने एरिया है, जहां जहां पे ये दिन का और रात्रि का गणित हो रहा है, आपको उसी पे ध्यान देना है। और आपको ये बहुत इजी हो जाएगा ये जानकर कि भरत और ऐरावत में जो कर्म भूमि का गणित है, उस हिसाब से यहाँ आपको उत्सर पिणी अवसर पिणी दी गई। और महाविदे में जो कर्म भूमि का जो हमारा जो गणित है, वहां पे हमेशा सदाकाल चौथा आरा बताया गया, चौथा आरा जैसा समय बताया गया, चौथे आरे जैसी वक्तव्यता बताई गई। और हमारे में 6 के 6 आरा जैसी वक्तव्यता बताई गई। बराबर बराबर ऐसी वक्तव्यता बताई गई। बाकी जब यहाँ एक पहली उत्सर्पिणी के जब तीर्थंकर जन्मेंगे, उस वक्त महाविदे में भी उसी समय उसी अहोरात्र में जन्मेंगे। और जब हमारे अवसर्पिणी में तीर्थंकर जन्मेंगे, उसी समय उसी अहोरात्र में वहां भी जन्म लेंगे। ठीक है, तो उसी समय तीर्थंकर हर जगह जन्म लेंगे, क्योंकि जो कर्म भूमि है वहीं पे ही 7 ग्रह उच्च के होंगे, तब ही तीर्थंकर परमात्मा जन्मेंगे। और सभी कर्म भूमि में एक अहोरात्र में सब जगह 7 ग्रह उच्च स्थान में जाएंगे ही जाएंगे। और तब ये सभी कर्म भूमि में तीर्थंकर परमात्मा, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, जिनको जिनको जन्म लेना है वो ऐसे उच्च स्थान के ग्रहों में ही जन्म लेंगे। ये नियत है, ये नियत। बराबर, तो ये गणित से ही हम पंचांग के मुद्दे को आगे लेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगला लेक्चर सोमवार को जरूर होगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।